Hi everyone. So I welcome you all to this FB Live by SRJ CBCC Cancer Hospital Indore. I hope all of you are safe and sound. So today, as we know, our topic of discussion is head and neck cancer, prevention, diagnostic and treatment options. And to address the session and to answer our queries, we have a renowned doctor with us, Dr. Nitin Tomar. So welcome, doctor. We are glad to have you. थैंक यू सोनम थैंक यू। सो थोड़ा सा मैं व्यूअर्स आपको डॉक्टर नितिन तोमर के बारे में बता देना चाहूंगी। तो डॉक्टर नितिन तोमर इज अ सीनियर हेड एंड नेक ऑन्को सर्जन practicing at SRJ CBCC Cancer Hospital Indore. He has more than 19 years of experience in operating oral cavity cancers, thyroid cancers, salivary gland tumor, and paranasal sinus with malignancies with their facial and microvascular vascular reconstruction. He is a trusted face for laser treatment in oral cavity and endoscopy in laryngeal and sinus cancer. Doctor, thank you so much for joining us. So, any welcoming remarks for our viewers? Thank you, Sonam, for inviting me on this platform of CBCC. It's a pleasure for me to be here. Yeah, it's a pleasure for Thank you. us too, sir. So, Doctor, can we start with the questions? Yes, of course. Yes. Okay. So, my first question is what is head and neck cancer? Uh, it's a very basic question. Head and neck cancer. हेड एंड नेक कैंसर बेसिकली कई ग्रुप ऑफ सबसाइट्स को मिलाकर अपन हेड एंड नेक कैंसर बोल देते हैं। इसमें बेसिकली ओरल कैविटी के पीछे फेरिंग्स, फेरिंग्स के नीचे लैरिंग्स, आवाज की पेटी इसको बोलते हैं अपन सामान्य भाषा में, साइनस, पैरानेजल साइनसेस, गर्दन में ट्यूमर, इस तरह के जो सब मैलिग्नेंसीज या कैंसर जो रहते हैं उनको सबको मिलाकर अपन कॉमनली जनरल टर्म में हेड एंड नेक कैंसर अपन कहते हैं। तो हेड एंड नेक कैंसर बेसिकली ब्रॉड टर्म है जिसमें ये सारे ओरल कैविटी कैंसर, लैरिंजियल कैंसर, फेरिंजियल कैंसर्स, पैरानेजल साइनसेस, सैलिवरी ग्लैंड्स, थायराइड, लैरिंग्स, ये सारे कैंसर्स इंक्लूडेड किए जाते हैं। तो दिस इज बेसिकली ब्रॉड टर्म, इसमें कई सारे कैंसर्स इंक्लूडेड हैं। Okay. So, basically, it is a group of cancers. यस। Yes. Okay. So, doctor, my next question is who can get head and neck cancer? ये बहुत जरूरी सवाल है आज के समय में कि हेड नेक कैंसर बहुत कॉमन कैंसर है इस समय हिंदुस्तान में, क्योंकि बेसिकली जैसे इंडिया में जो तंबाकू और अल्कोहल का जो प्रचलन है, चलन है, वो बहुत ज़्यादा है, खासकर यंग जनरेशन्स में। तो जो तंबाकू का सेवन करने से जो ओरल कैविटी के कैंसर्स होते हैं बहुत कॉमन है। मतलब इंडिया में नंबर 1 कैंसर जो इस समय है वो ओरल कैविटी कैंसर्स है। तो बेसिकली जो तम्बाकू गुटखे के रूप में, स्मोकिंग के रूप में, खैनी या जो इस तरह का जो स्मोकिंग में तम्बाकू को किसी भी तरह से यूज कर रहे हैं, उनमें कैंसर होने, हेड नेक कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। आजकल का जो यंग यूथ है वो इसको बहुत ड्रग्स में ले रहा है, तम्बाकू को उसमें, तो ये बहुत यूजली इन लोगों में बहुत कॉमनली हेड नेक कैंसर पाए जाने की संभावना रहती है। साथ में जो लोग अल्कोहल को तंबाकू के साथ यूज करते हैं उनमें ये संभावना कैंसर होने की, हेड नेक कैंसर होने की संभावना करीब 25 से 30 गुना तक बढ़ जाती है। तो अगर अकेले तंबाकू सेवन करने से जो 5 से 6 गुना तक कैंसर होने की संभावना होती है कि सामान्य आदमी की तुलना में, वो अगर साथ में अल्कोहल का सेवन भी करता है तंबाकू के साथ तो 25 से 30 गुना तक कैंसर होने की संभावना उसको बढ़ जाती है। तो जो भी चाहे यंग हो चाहे ओल्ड हो जनरेशन, अगर तंबाकू को स्मोकिंग के रूप में, च्युइंग के रूप में, साथ में जो बीटल नट या कत्था और ये सब जो रहता है इसके साथ में यूज कर रहे हैं तो कैंसर होने की संभावना, हेड नेक कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है उनमें। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके जी। डॉक्टर। सो डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि जो लोग जिनका तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा है या जिनका अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, वो लोग उन लोगों के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उन्हें हेड एंड नेक कैंसर हो। सो जी। और ऐसे क्या वार्निंग साइंस हो सकते हैं जो लोग नोटिस कर सकते हैं, या पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकता है जो आपके हेड एंड नेक कैंसर होने के खतरे को बढ़ा सकता है? जो वार्निंग साइंस अपन अगर किसी मरीज को देखें तो जो वार्निंग साइंस अगर शुरुआत किसी को हेड नेक कैंसर की होती है तो मुंह में अल्सर, जो बहुत कॉमनली प्रेजेंटेशन, बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन रहता है, तो मुंह में कुछ छाला अगर है, अगर सिंपल छाला है तो 2 से 3 हफ्ते में ठीक हो जाता है। बट अगर कोई छाला 2 से 3 हफ्ते के बाद भी अगर बना हुआ है और ठीक नहीं हो रहा है
तो बहुत सस्पिशियसली उसको देखना चाहिए, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए कि ये कुछ गड़बड़ चीज़ तो नहीं है, कुछ बीमारी है, कैंसर जैसी होने की संभावना तो नहीं है। तो अल्सर बहुत कॉमनली प्रेजेंटेशन रहता है, बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन रहता है। साथ में अगर गर्दन में कोई गठान आ जाए, गर्दन में कोई स्वेलिंग आ जाए जिससे जो सबसाइड नहीं हो रही, सामान्य दवाइयाँ लेने से, सामान्य इलाज लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, तो अपन को बहुत सस्पिशियसली देखना चाहिए कि ये गठान किस चीज़ की है, कहाँ से आई है। तो अल्सर बहुत कॉमनली है, गर्दन में गठान है, बहुत कॉमन सिम्टम्स है, बहुत कॉमन साइन है। साथ में मरीज का जैसे अगर अपन ओरल कैविटी से शुरुआत करते हैं, तो मरीज जिसके अगर वो डेंचर यूज करता है, तो डेंचर अगर उसका लूज हो गया है, दांत लूज हो गए हैं, दांत बिना किसी कारण के लूज हो गए हैं, तो वो अगर दिखता है, क्योंकि कई बार क्या अगर बोनी कैंसर होता है लोअर जॉ में या अपर जॉ में अगर कैंसर होता है, तो वो बोन को डिसॉल्व करता है, बोन को इरोड करता है, तो ऐसे में टूथ लूज हो जाते हैं। तो अगर लूजनिंग ऑफ टूथ हो, लूजनिंग ऑफ डेंचर हो, उसके बाद अगर टंग में अगर कोई बीमारी अगर होती है, तो चेंज इन वॉइस हो, डिफिकल्टी स्वॉलोइंग हो, है ना, इस तरह का कुछ अगर सिम्टम्स अगर आते हैं, खाना खाने में दिक्कत हो, गुटकने में दिक्कत हो, खाना खा तो पा रहा है लेकिन लगता है कि खाना गले में फंस जाता है, देयर इज समथिंग इन द थ्रोट, कुछ गले में फंस रहा है, बार बार कुछ अपने आप नहीं जाता है, बहुत परेशानी के साथ खाना खाना पड़ रहा है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर कोई पेशेंट्स अगर लेके आता है या उसके पीड़ित है, तो बहुत ये दीज आर द वार्निंग साइंस हेड नेक कैंसर होने के। अगर इस तरह के साइंस अगर किसी मरीज को मिल रहे हैं, वो चाहे यंग हो चाहे ओल्ड हो, तो बहुत सीरियसली उसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत रहती है कि ये कुछ कैंसर होने की संभावना तो नहीं है। तो ये कुछ वार्निंग साइंस हैं। ओरल कैविटी से अपन शुरू करते हैं, गले लेरिंग्स तक जाते हैं, तो ये सारे साइंस अपन को मिल सकते हैं। अगर ये रूटीन ट्रीटमेंट के बाद ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपन को इसको बहुत सस्पिशियसली लेना चाहिए, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सो डॉक्टर, दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि हाउ डज हेड एंड नेक कैंसर स्टार्ट, जो कि आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया है अभी पहले क्वेश्चन में। तो क्या ऐसा भी होता है कि अगर एक बार कैंसर स्टार्ट हो गया, जैसे कोई गठान हो गई या मुंह में छाला हो गया, तो क्या इसके फैलने का भी डर रहता है? हाँ, कैंसर का अगर छाला है, कैंसर की अगर गठान है, तो उसके शरीर के दूसरे हिस्से में फैलने की संभावना रहती है। यही अगर सिंपल चीज़ है, सिंपल गठान है, तो संभावना नहीं रहती है। लेकिन अगर यही अगर मान लो अगर जो मुंह में जो अल्सर हुआ है दैट इज मैलिग्नेंट या कैंसर का छाला है, तो उसके शरीर के दूसरे अंगों में फैलने की संभावना रहती है। इसीलिए कैंसर बड़ी खतरनाक बीमारी कही जाती है कि अपन को जहाँ बीमारी है वहाँ तो अपन को ट्रीट करना ही है, अपन को डिस्टेंट या शरीर के दूसरे अंगों में भी पहुंचने की संभावना रहती है, तो उसको भी अपन को इन्वेस्टिगेट करना रहता है कि कहीं ऐसा नहीं बीमारी वहां पहुंच रही हो, वहां पहुंच गई हो, तो दूसरी तरफ जिस ऑर्गन में जाने की संभावना है गई हो, मतलब मोस्ट नॉर्मली तो लंग्स में संभावना होती है हेड नेक कैंसर की मेटास्टेसिस होने की। तो लंग्स में अगर पहुंचता है या इस तरह के लंग्स में है, लिवर में है, बोन्स में है, तो इनमें अगर बीमारी अगर पहुंचती है मुंह से, हेड एंड नेक रीजन से, तो उसी तरह के सिम्टम्स आएंगे जहाँ पे वो फैल गई है या फैली है। तो ये अपन को बहुत प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना रहता है कि अगर छाला प्रॉपर्ली जहाँ पर है वहां पर तो अपन को देखना ही है, समझना ही है कि बीमारी कितनी फैली, कहाँ फैली है। फिर दूसरी बात, दूसरे किसी ऑर्गन में तो नहीं चली गई है, तो उसके हिसाब से भी अपन को पूरा ट्रीटमेंट करना रहता है, जिससे अपन प्रॉपर्ली उसको ट्रीट कर सकें पेशेंट को। अदरवाइज अपन ने लोकली जहाँ बीमारी थी उसको तो इलाज किया और डिस्टेंटली अपन ने फोकस नहीं किया, तो वो बीमारी छूट जाएगी शरीर में इस तरह से। तो डॉक्टर, जैसा आपने बताया कि ये जो हेड एंड नेक कैंसर है वो स्प्रेड भी हो सकता है। ऐसा काफी सारी जगह बोला जाता है या लोगों का मानना होता है कि अगर आपके फैमिली में किसी को कैंसर है, तो चांसेस हैं कि आपको भी कैंसर हो सकता है। तो ये कितना सच और कितना गलत है? जेनेटिक कैंसर्स रहते हैं यूजुअली, हेड एंड नेक कैंसर यूजुअली जेनेटिक नहीं होते हैं। हेड एंड नेक कैंसर में इस तरह का नहीं पाया जाता यूजुअली कि अगर फैमिली में किसी को है तो वो उनके सिबलिंग्स को या उनकी फैमिली में किसी को होने की संभावना रहती है। इस तरह का जेनेटिक कैंसर में नहीं होता। कुछ नेजोफेरेंजियल कैंसर या कुछ इस तरह के कुछ रहते हैं, मतलब कुछ सिंड्रोम रहते हैं, जैसे इनको अगर मतलब कुछ एनीमिया है, फैंकोनी, कुछ तरह के टर्म्स रहते हैं, टेक्निकल टर्म्स, अगर उस पर अगर पीड़ित हो तो कुछ संभावना होती है उनमें होने की, बट यूजुअली इन अ ब्रॉडर वे हेड नेक कैंसर जेनेटिक नहीं होते हैं इस तरह से। ओके 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 डॉक्टर जी। सो डॉक्टर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डायग्नोस्टिक मेजर्स फॉर हेड एंड नेक कैंसर? सो अगर आपको हो गया है तो उसके बाद क्या? जी, ये बहुत ज़रूरी सवाल है कि अगर किसी मरीज को अगर इस तरह के सिम्टम्स जो अपन अभी बात करी, कोई सिम्टम्स मिलता है और वो किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आता है, तो अपन को सबसे पहले कंफर्म करना है कि ये जो
अल्सर या नोड या चेंज इन वॉइस या डिफिकल्टी हुँ, सॉलोइंग या डिफिकल्टी स्पीच, ये सब हुँ, सिम्टम्स किसी मेलिग्नेंसी से या कैंसर से संबंधित है कि नहीं है। तो सबसे जो गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक मेजर है वो है इसका, एक अपन अगर अल्सर हुआ है तो उसकी अपन बायोप्सी करके जांच करें, जो मुंह हुँ, में, जीभ में, गाल में, जबड़े की हड्डी में कहीं अगर छाला है तो उसका अपन छोटा सा टिश्यू काट के, लोकल एनेस्थीसिया में छोटा सा प्रोसीजर रहता है, उससे अपन कर लेते हैं, उसको निकाल के अपन जांच के लिए भेजते हैं। हुँ, उसमें रिपोर्ट में क्लियर हो जाता है कि ये बेसिकली ये मैलिग्नेंट अल्सर है या सिंपल अल्सर है। सिंपल अल्सर है तो उसका ट्रीटमेंट लाइन सिंपल है, दवाइयों से और ऑब्जर्वेशन में ठीक हो जाता है। बट अगर वो मैलिग्नेंट अल्सर है तो अपन को फिर उसमें रिपोर्ट में क्लियर हो जाता है कि इसमें अल्सर कौन से टाइप का आया है। यूजली हुँ, जो उसका टाइप रहता है उसके हिसाब से अपन उसकी आगे ट्रीटमेंट प्लान करते हैं कि इसको अपन को ऑपरेशन करके निकालना है या इसका क्या आगे इलाज करना है। तो हुँ, डायग्नोसिस में सबसे पहले तो अपन को बायोप्सी, हुँ, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। और डायग्नोस्टिक मेजर में उसके बाद कई बार बायोप्सी में क्लियर नहीं होता, बट अगर अल्सर सस्पिशियस लग रहा है तो फिर अपन इमेजिंग पे जाते हैं, कई बार एमआरआई, सीटी स्कैन, इस तरह के अपन यूज करते हैं मेजर्स, कि इसमें पता चल जाए कि इसमें इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इमेजिंग में कुछ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, अगर डायग्नोसिस में बायोप्सी में कंफर्म नहीं हुआ है। अगर डिस्टेंट अगर अपन कुछ पता करना है कि लंग्स में या लिवर में कहीं मेटास्टेसिस हुआ है कैंसर का, तो आजकल एक हुँ, नई जांच है ये पैट स्कैन। तो पैट स्कैन करके अपन पता कर सकते हैं पूरे शरीर में कहीं इस तरह का फोकस तो नहीं आ गया है अदर देन हेड एंड नेक। तो ये बायोप्सी, इमेजिंग में सीटी, एमआरआई, पैट हुँ, स्कैन, है ना, सोनोग्राफी, गर्दन के थायराइड कैंसर है तो यूजली सोनोग्राफी, ये सारी हुँ, जांचें करके अपन डायग्नोस्टिकली पता कर सकते हैं कि ये अल्सर मैलिग्नेंट है या क्या है। हुँ, ओके। जी। सो डॉक्टर, कई दफ़ा ऐसा भी माना जाता है कि जैसे बाकी सारे दूसरे डिसीज़ेज़ हैं, कइयों की वैक्सीन अवेलेबल है। तो क्या हेड एंड नेक कैंसर के केस में ऐसा कुछ है कि कोई वैक्सीन हो, जिसे ले लें तो कभी ना हो हेड यस। एंड नेक कैंसर? हाँ, ये बेसिकली हेड नेक कैंसर में ऐसे वैक्सीन का ज़्यादा रोल नहीं है। जो अपना हुँ, नेसोफेरेंजियल कैंसर्स रहते हैं, जो यूजुअली वायरस से होते हैं, जो एचपीवी वायरस रहता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जी, जी। तो उस हुँ, केस में अगर अगर वायरल एटियोलॉजी है, जो नेसोफेरेंजियल कैंसर में यूजुअली रहता है, तो उस हुँ, केस में अपन कई बार वैक्सीन देते हैं, इसमें 2 डोज़ देते हैं वैक्सीन के। वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है, बट दिस इज़ नेसोफेरेंजियल कैंसर जो अपना रहता है, जीभ के पीछे का जो स्पेस रहता है, नाक के हुँ, पीछे का जो स्पेस रहता है, वहाँ पर अगर कोई कैंसर रहता है, क्योंकि यूजुअली वो वायरल उसके कारण रहता है अदर देन स्मोकिंग एंड टोबैको। ओके। तो उसमें अगर जब एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन से अगर है, तो उसमें अपन हुँ, इसकी वैक्सीन रहती है जो आजकल अवेलेबल भी है मार्केट में। हुँ, तो हुँ, वो हुँ, इसको इम्यूनिटी देती है, मतलब बेसिकली इम्यूनिटी देती है पेशेंट को कि आपको नहीं होगा, अगर वायरल से होगा कॉज तो। हुँ, 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 हुँ। ओके, ओके डॉक्टर, ओके या। जी। सो अगला सवाल जो मेरा है, तो अगर हेड एंड नेक कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, तो काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि अब इसके आगे क्या? तो डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बताइए कि आगे क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? जी। बेसिकली जैसे अपन ने अभी बात करी थी कि बायोप्सी करके अपन ये कंफर्म कर रहे हैं, बायोप्सी और इमेजिंग करके कि ये बीमारी क्या है, वाकई में मैलिग्नेंट लीजन है, मैलिग्नेंट अल्सर है। तो हुँ, उसमें जब कंफर्म हो जाता है कि ये कैंसर का छाला या कैंसर की गठान है, तो हुँ, अब कैंसर के जो इलाज हैं वो साइंटिफिकली 3 ही हैं। हुँ, अपन ऑपरेशन करके बीमारी निकाल सकते हैं, अपन रेडिएशन देके बीमारी को वहीं पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अपन हुँ, अगर अगर डिस्टेंटली कहीं फैला है बीमारी, कई बार की रेडियोथेरेपी के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए अपन, तीसरा है कीमोथेरेपी या इंजेक्शन देके भी अपन उसको कम कर सकते हैं। आजकल हुँ, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी भी ऐड हो गए हैं, जो बेसिकली इसमें साथ में अपन ट्रीटमेंट को अपन पेशेंट की इफेक्टिवनेस, ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनो वैक्सीन या इम्यूनोथेरेपी अपन दे भी शुरू करते हैं। बट बेसिकली सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी या इंजेक्शन, ये 3 बेसिकली अपने ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं। तो जो अपनी बायोप्सी रिपोर्ट या जो अपना इमेजिंग के हिसाब से जो अपनी ट्रीटमेंट बायोप्सी की जो रिपोर्ट आती है, उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट अपन चूज करते हैं। जो हुँ, हेड एंड नेक कैंसर रहता है, मेनली इसमें जो ट्रीटमेंट ऑप्शन रहता है, हुँ, सर्जरी ट्रीटमेंट और चॉइस रहती है। सर्जरी करके अपन बीमारी को, सर्जरी और स्टेज 1 स्टेज 2 की बीमारी रहती है, कई बार अपन रेडियोथेरेपी का भी यूज करते हैं। तो ट्रीटमेंट में अपन सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी बोथ। बट हुँ, कीमोथेरेपी का बहुत कम यूज रहता है। कीमोथेरेपी कई बार रेडिएशन के इफेक्ट को ऑगमेंट करने के लिए, कई बार अगर एडवांस स्टेज डिजीज रहती है तो उसको अपन को डाउन स्टेज करने के लिए अपन हुँ, कीमोथेरेपी यूज करते हैं। बट हुँ, अल्टीमेटली अपन को सर्जरी और रेडियोथेरेपी पे ही जाना पड़ता है। तो हुँ, ऑपरेशन करके बीमारी निकालने के बाद अपन को कई बार रेडियोथेरेपी देनी पड़ती है। कई बार हुँ, अपन को रेडियोथेरेपी, अगर स्मॉल लीजन है, T1 और T2 लीजन है,
कई बार अगर पेशेंट ये है कि नहीं चाहता कि उसका ऑपरेशन किया जाए या ऐसी जगह पर है जहाँ ऑपरेशन संभव नहीं है, तो वहाँ पे रेडियोथेरेपी अपन उसको इलाज कर सकते हैं, मतलब डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसका, मरीज का हेड नेक कैंसर का। तो बेसिकली सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी बोथ आर इनिशियल स्टेज में, दोनों कैन बी एनी वन ऑफ देम कैन बी यूज, बट अगर लॉन्ग एडवांस स्टेज है T3 T4 है तो सर्जरी इज द ट्रीटमेंट। Okay, doctor. So, doctor, I guess I'm done with my set of questions. Let's see what our viewers have to ask. Okay. Yeah. So, first question we have is from Mehal Patel. She's asking, she would like to know if someone is a smoker, will he or she have chances of having head and neck cancer? Yes. If someone is a smoker, chances of having lung cancer is more and very chances are very high. But head neck cancer is can also be happen. स्मोकिंग में लंग कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, बट हेड एंड नेक कैंसर भी का भी एक कॉज है स्मोकिंग। सो डेफिनेटली इन ए स्मोकर हेड नेक कैंसर कैन बी हो सकता है वो भी, कैन बी पॉसिबल। Smoking, tobacco, मतलब we have to avoid tobacco in any use, in whether it is chewing, whether it is smoking, whether if someone puts in the sulcus between the cheek and the lower alveolus or lower jaw. So tobacco basically contains nicotine and many carcinogenic elements, chemicals, which causes ultimately changes at the cellular level to convert into a cell, convert into the cancer cell. So tobacco and the nicotine basically the culprit. So we have to avoid tobacco in any form. Yes. Okay. Next question is from Amit. He's asking how are head and neck cancers treated? So I guess doctor have already explained the treatment options, but doctor, if you can explain it again. Basically treatment is in initial stage cancers, T1 T2 lesion. In these cases in head and neck cancer, radiotherapy and surgery can be used, but in advanced stage cancer, surgery is the treatment of choice. So surgery is basically, the head and neck cancer is basically surgical treatment, and but radiotherapy can be used to augment the effect, so that in future disease cannot come back or recurrence cannot come. So radiotherapy and chemotherapy can be given to support normal life or quality of life. Okay, yeah. Next question is from Pragya Khanna. वो पूछ रहे हैं कि क्या कोई रिस्क और साइड इफेक्ट्स भी होते हैं हेड एंड नेक कैंसर ट्रीटमेंट के? यस, बेसिकली हेड नेक कैंसर में यूजली अपन सर्जरी कर रहे हैं, तो सर्जरी के बाद अपन जब रेडियोथेरेपी देते हैं तो रेडियोथेरेपी में कई बार रेडिएशन रिएक्शंस होते हैं, तो जो म्यूकोसा है, जो अंदर की लाइनिंग है अपनी बक्कल म्यूकोसा, टंग, फेरिंग्स, तो वो उसमें कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कई बार अल्सर हो जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड म्यूकोसाइटिस। इट इज ट्रीटेबल, बट इट इज द साइड इफेक्ट ऑफ हेड नेक कैंसर ट्रीटमेंट। इन केस ऑफ रेडिएशन कई बार स्किन जो है, स्किन ऑफ द part where radiation is given, it also becomes charred or black. So this is temporary and this is treatable. This can be treated, but because radiation, if we have to give radiation, patient have to take complete the dose or complete the course of radiation, so that at least disease cannot recur, cannot come back further in future. So ulcers and radiation reactions in case of radiotherapy. Okay. Nothing more. Next is Shumona. वो पूछ रहे हैं कि when should I get tested for head and neck cancer? तो कब उन्हें head and neck cancer के चेक के लिए जाना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें बेसिकली अगर किसी पेशेंट को, किसी भी सिंपल मेल फीमेल को अगर ऐसा लगता है कि कोई अल्सर मुंह में अगर है, जीभ में है, जो नॉर्मल इलाज लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हुआ है, दर्द बना हुआ है, खाना खाने में दिक्कत बनी हुई है, बोलने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे अल्सर्स को अपन अगर कुछ है तो अपन को किसी स्पेशलिस्ट को डेफिनेटली एक बार दिखा के रूल आउट कर लेना चाहिए कि ये कहीं कुछ मैलिग्नेंट या कैंसरस चीज तो नहीं थी। इस तरह से अगर कोई
गले में गठान है, अगर गठान ऐसी है जो यूजली दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, तो अपन को डेफिनेटली किसी सर्जन को, किसी स्पेशलिस्ट को अपन को एक बार मिल लेना चाहिए। इसी तरह से अगर डिफिकल्टी वॉइस हो रहा है, चेंज इन डिफिकल्टी सॉलोइंग हो रहा है, खाना खाने में दिक्कत हो रही है, किसी मरीज की लगातार बनी हुई है, उसको लग बोलता है पानी पीने के बाद मैं खाना खा पाता हूँ, अदरवाइज खाना सॉलो करने में दिक्कत रहती है, या चेंज इन वॉइस है, जो चेंज इन वॉइस कभी कॉमन कोल्ड वगैरह में भी हो जाता है, बट स्टिल ट्रीटमेंट होने के बाद भी कॉमन कोल्ड का वो बना हुआ है चेंज इन वॉइस, तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि अपन जाके सर्जन को दिखाएं कि ये किस वजह से हमारा आवाज बैठी हुई है। इसी तरह से अगर किसी डेंचर को यूज करता है, तो अगर डेंचर लूज हो गया है, कोई टूथ लूज हो गया है, ऑटोमेटिक निकलने वाला है, हिलने वाला है ऐसा, तो वो डेफिनेटली अपन को स्पेशलिस्ट को दिखाने की जरूरत है। इन सारी कंडीशंस में अगर ऐसा कुछ है, तो अपन को एक प्रॉपरली टेस्ट होना बहुत जरूरी है, किसी सर्जन को, किसी स्पेशलिस्ट को। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन राजेश अग्रवाल जी का है। वो पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर हेड एंड नेक कैंसर? रिस्क फैक्टर तो सेम ही है, टोबैको है, अल्कोहल है ना। टोबैको इज द बेसिक रिस्क फैक्टर इन केस ऑफ हेड एंड नेक कैंसर। सो टोबैको इन एनी फॉर्म, वेदर च्यूइंग, स्मोकिंग, रबिंग, एंड जो जिस भी तरह से जो भी यूज कर सकते हैं लोग, जो करते हैं, एंड अल्कोहल, इफ इट इज टेकन अलोंग विद अल्कोहल, देन द चांसेस आर मोर हाई, you know, the chances of suffering from cancer, if you are taking tobacco only, it is 6-7 times, but if you are 6-7 times to a normal person, but if you are taking tobacco along with alcohol, then the chances are 25 to 30 times higher than a normal person. So we have only this factor is tobacco, and this is very prevalent nowadays in young generations. They are using it very frequently, and they are status symbol, and this should be avoided. This should be avoided definitely. Otherwise, it's a very tough time to be faced. Yes. So I guess, Doctor, we are done with the questions. Yeah. So thank you so much. इतना एक इंटरेस्टिंग इंसाइटफुल सेशन डिलीवर करने के लिए, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपने बात की है, बहुत सारा नॉलेज, जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी मुझे भी पता चली, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। CBCC इंडिया को भी थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू व्यूअर्स लाइव ज्वाइन करने के लिए। यस, तो अगर अगर आप या आप में से किसी को भी आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में अगर लगता है कि किसी भी तरीके का कोई सिम्टम जो है वो पॉजिटिव है या डाउटफुल भी है, तो बेहतर होगा कि आप जाके एक बार किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को कंसल्ट करें और श्योर हो जाएं, क्योंकि डाउट में रहने से हो सकता है कि आपका खतरा ज़्यादा बढ़ जाए। सो चेक करा लें और श्योर हो जाएं। और अगर आपको किसी भी तरीके का कंसल्टेशन चाहिए है और आप इंदौर में रहते हैं या कहीं बाहर भी, तो आप बिल्कुल डॉक्टर नितिन तोमर से CBCC इंडिया में SRJ CBCC कैंसर हॉस्पिटल इंदौर में जाकर मिल सकते हैं। यस, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, थैंक यू।